हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर आर के आनंद, आपका केमिस्ट्री टीचर। ये हम लोगों का 11th फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर फर्स्ट है और इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले ये देख लें कि केमिस्ट्री क्या है, क्योंकि बाबू आप जानते हैं कि जिस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए वो सब्जेक्ट है क्या, यानी कि उस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है, तब उस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आएगा। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर 9th में 10th में केमिस्ट्री में बहुत रटना पड़ता था, इस वजह से हम लोगों को केमिस्ट्री बोरिंग लगता है। मैं कहता हूं केमिस्ट्री में रटना नहीं, केमिस्ट्री में समझना होता है और केमिस्ट्री बोरिंग नहीं, केमिस्ट्री एक स्कोरिंग पेपर है। चाहे आप नीट का एग्जाम लिखेंगे या जेई का एग्जाम लिखेंगे, हर जगह केमिस्ट्री ही आपको अच्छा स्कोर दिलाएगा एग्जाम में, तब जाके आपका अच्छा रैंक आएगा। इसलिए आप ये दिमाग से निकाल दें केमिस्ट्री बोरिंग है, नहीं, केमिस्ट्री बोरिंग नहीं, केमिस्ट्री स्कोरिंग है। बोरिंग तब लगेगा केमिस्ट्री आपको जब आप बेसिक कंसेप्ट को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे और डायरेक्ट चैप्टर में इन करेंगे, तब चैप्टर को समझने में आपको कठिनाई होगी और आपको लगेगा समझने से क्या फायदा, रट लेते हैं काम चल जाएगा। नहीं, तो आपको रटना नहीं, आपको समझना है। कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे जो रटने वाले होंगे, बहुत कम, बहुत फ्यू पॉइंट्स। जब भी आप देखिएगा कि जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो कहीं भी मैं ये नहीं कहूंगा इसे आप 100% रट जाओ। हाँ, थोड़ा बहुत है उसको याद कर लो, अधिकतर चीज मैं बोलूंगा कि बाबू इसको समझ सकते हैं हम लोग। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, बेसिक कंसेप्ट हर चैप्टर में समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग चैप्टर को मेन रूप से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले छोटू हम लोग ये देखेंगे कि आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि केमिस्ट्री है क्या, केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बाबू आप 10th में भी केमिस्ट्री डिफिनेशन पढ़े होंगे, बताइए क्या पढ़े हैं, आपको बहुत कुछ याद होगा। तो सिंपल अगर ये बोला जाए तो केमिस्ट्री साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो आप कह सकते हो केमिस्ट्री साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये देख लिया जाए कि केमिस्ट्री साइंस का ब्रांच है कि नहीं। सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं, एकदम ठेठ भाषा में जिसको कहा जाता है। आप अभी 10th का एग्जाम लिखे हैं, बिहार बोर्ड से रिजल्ट आ गया होगा, सीबीएसई बोर्ड वालों का रिजल्ट अभी आने वाला है। तो आपका पेपर था मैथ्स होगा, साइंस होगा, सोशल साइंस होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा। तो साइंस का आप एग्जाम दिए हैं, तो साइंस में बाबू किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था? फिजिक्स से पूछा गया था, केमिस्ट्री से पूछा गया था, बायोलॉजी से पूछा गया था। अगर दी छोटे साइंस में केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था तो ये प्रूव करता है केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस। सिंपल भाषा में आपको समझना है। क्लियर है? तो आपने क्या कहा, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो केमिस्ट्री साइंस का ब्रांच प्रूव हो गया, विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें कि हम लोग मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल समझ लो छोटू कि मैटर में हम ले लिए वाटर, तो वाटर H2O। अब मुझे बताओ वाटर में कितने एलिमेंट्स हैं, सारा बताएंगे आपको, मूल कंसेप्ट में टेंशन नहीं लीजिए। वाटर में कितना एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्लियर? वाटर में कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एटम कितने हैं? 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन का, 1 ऑक्सीजन का, 2 और 1 3 एटम हो गया। कंपाउंड कितना है? 1 है, क्या नाम है? वाटर। कितना मॉलिक्यूल है वाटर का? 1 मॉलिक्यूल है, H2O। तो ये 2 एलिमेंट के मिलने से बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनता है।
H2O लिक्विड। रिएक्शन को आप बैलेंस करना चाहते हैं कर दीजिए, इधर हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, इधर ऑक्सीजन 1, इधर यहां 2, यहां हाफ लगा दो। अब मुझे बताओ छोटे सिंपल, आप जानते हो कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, यहां पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हो गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 ग्राम। क्लियर? एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम होता है तो 2 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 32 ग्राम हो गया। यहां हाफ है, हाफ इंटू 32 करोगे कितना आ गया? 16 आ गया। तो रेशियो क्या होगा? 1:8 का रेशियो होगा छोटे, 1:8, 2 8 16, 1:8 का रेशियो होगा। तो आपने क्या कहा? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री साइंस का ब्रांच है। ये तो हम लोग समझ चुके हैं, केमिस्ट्री साइंस का ब्रांच है, क्योंकि हम लोगों ने 10th का एग्जाम लिखा जिसमें एक साइंस पेपर था, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये प्रूव करता है केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें कि हम लोग मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, मैटर के कंपोजिशन के बारे में और मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो छोटे पहला वर्ड मैंने आपको प्रूव किया, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, जिसमें कि हम लोग मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने मैटर लिया वाटर, वाटर एक मैटर है। मैटर तो आप जानते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्युपाई द स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। सारा पॉइंट पे हम आएंगे। चलिए पहले मैटर को देख लिया जाए। सिंपल आप समझिए, अभी हम लोगों ने क्या कहा? हम लोगों ने ये कहा कि सर केमिस्ट्री साइंस का ब्रांच है जिसमें कि हम लोग मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाई द स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्युपाई करे और जिसमें मास हो मैटर कहलाता है। चेयर, टेबल, मोबाइल फोन, मिल्क, ऑयल, वाटर सब क्या है? मैटर है। क्लियर है? समझ गए? अब जो होता है छोटे, मैटर का 2 स्टेट होता है, फिजिकल स्टेट और केमिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होता है आप जानते हैं, लिक्विड क्या होता है आप जानते हैं, गैस क्या होता है आप जानते हैं, नहीं जानते सारा हम पढ़ाएंगे, टेंशन आप नहीं लीजिए। केमिकल स्टेट के अकॉर्डिंग मैटर का 3 स्टेट होता है, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर का नाम सुने नहीं सुने सारा हम सुनाएंगे आपको, आप टेंशन नहीं लीजिए। मैटर आप समझ गए? तो केमिस्ट्री साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो छोटे मैंने मैटर लिया वाटर, तो वाटर का जो कंपोजिशन की बात होगी तो वाटर में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यानी कि वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलकर बना है। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन टेंड्स टू वाटर। यहां हाइड्रोजन 2 ग्राम है, ऑक्सीजन 16 ग्राम है, रेशियो 1:8। अगर दी हम वाटर का फॉर्मेशन करेंगे तो मुझे 1 ग्राम अगर दी हाइड्रोजन लेना होगा तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लेना होगा। 2 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो 16 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे। 3 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे 84 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे, तब जाकर के हमको वाटर मिलेगा। यानी कि 1:8 का रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तभी वाटर का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर ये छोटे 1:9 का रेशियो हम लोग लेंगे तो वाटर हम लोगों को प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? ये कंपोजिशन को दर्शाता है बाबू। क्लियर है? तो क्या कंपोजिशन है? 1:8 का कंपोजिशन है, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन तो 8 ग्राम ऑक्सीजन। पहला कंपोजिशन समझ गए। स्ट्रक्चर की बात होती है, कंपोजिशन क्लियर हो गया। अगर भी हम स्ट्रक्चर की बात करें
तो वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है बेंट स्ट्रक्चर होता है, हम पढ़ाएंगे आपको केमिकल बॉन्डिंग में। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा में 6 है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। यहां पे बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ ऑक्सीजन का, तो कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 4 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो 2 लोन पेयर। ऑलरेडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाए हैं। तो हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, बॉन्ड बना लिया। तो वाटर का जो शेप होता है बेंट होता है, बेंट शेप। हर मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ शेप होता है। तो कंपोजिशन समझ गए, शेप समझ गए, क्लियर है? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर यानी शेप एंड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की जब बात होगी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। केमिकल प्रॉपर्टीज जब यह केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, यानी कि जब यह मान लिया जाए किसी से रिएक्शन कर रहा है, तब इसका क्या प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, क्लियर है? उस समय हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। यानी वाटर एक लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। जब हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, जब वाटर किसी के साथ केमिकल रिएक्शन करेगा, तब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो छोटे क्या सीखा आपने? ये सीखा कि केमिस्ट्री साइंस का ब्रांच है जिसमें कि हम लोग मैटर के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। यानी कि अगर वाटर को लेकर के यहाँ पे हम चले तो हम कह सकते हैं केमिस्ट्री साइंस का ब्रांच है जिसमें कि हम लोग मैटर की जगह वाटर को रख दें, वाटर का कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। समझ गए छोटू? तो मैंने लिखा बाबू ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले केमिस्ट्री का डिफिनेशन की बात किया जाए, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, structure and properties of matter। कंपोजिशन समझ गए कि वाटर का जब हम लोगों ने कंपोजिशन की बात किया तो 1:8 का कंपोजिशन था, 1 पार्ट था हाइड्रोजन का, 8 पार्ट था ऑक्सीजन का। स्ट्रक्चर, वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है बेंट स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसका 2 प्रॉपर्टीज की बात हम लोग करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की बात होगी। केमिकल प्रॉपर्टी, जब वाटर किसी कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तब हम लोग इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो बाबू आप ये समझ चुके हैं कि केमिस्ट्री में हमको क्या पढ़ना है? सिंपल, मैटर और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। कैसे सर? कैसे आप कह दिए? इधर देखो छोटू, आपने क्या कहा? आपने कहा कि केमिस्ट्री साइंस का ब्रांच है जिसमें कि हम लोग मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो सिंपल भाषा में अगर ये पूछा जाए तो आपको क्या आप बताइएगा? बताइए तो आप ये बताइएगा कि केमिस्ट्री साइंस का ब्रांच है जिसमें हम लोग मैटर और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल हम बताते हैं आपको, सीखिए। जब से आप केमिस्ट्री को जानना स्टार्ट किए तब से अभी तक सॉलिड, लिक्विड, गैस, एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर का प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के अलावा कुछ पढ़े हैं? कुछ नहीं पढ़े हैं। इसका मतलब यह हुआ कि केमिस्ट्री में हम लोग मैटर और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, एटम, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं पढ़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट है, क्योंकि केमिस्ट्री में केवल मैटर और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना होता है। समझ गए छोटू केमिस्ट्री क्या है? तो आइए अब हम लोग चैप्टर की बात करें। तो हम लोगों का जो चैप्टर है वो चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लग रहा होगा कि ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसको तो तुरंत हम लोग खत्म कर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ध्यान देना बाबू, ये चैप्टर बहुत स्मार्ट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग 4 पॉइंट पढ़ेंगे। पहला बेसिक कंसेप्ट, जिसमें कि हम लोग केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री के क्या ब्रांच हैं, मैटर क्या होता है, मैटर का फिजिकल स्टेट क्या है, केमिकल स्टेट क्या है, एलिमेंट, कंपाउंड
मिक्सचर, एटम, मॉलिक्यूल, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर मोल कंसेप्ट। इसी चैप्टर में आएगा वो मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट को फिजिकल केमिस्ट्री का रीढ़ कहा जाता है। अगर दी मोल कंसेप्ट पे आपका कंसेप्ट बन जाए, यानी कि कहा जाए मोल कंसेप्ट पे आपका कमांड हो जाए, तो फिजिकल केमिस्ट्री को आप बहुत अच्छा तरीका से समझ सकते हैं। क्योंकि बाबू फिजिकल केमिस्ट्री के हर चैप्टर में मोल कंसेप्ट आएगा, इसलिए मोल कंसेप्ट को फिजिकल केमिस्ट्री का रीढ़ कहा जाता है। अब विदाउट मोल कंसेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री समझना असंभव है, समझ ही आप नहीं सकते, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में मोल कंसेप्ट आएगा तो आएगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एस्टोमेट्री, फिर लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे इक्विवेलेंट वेट, यानी कि सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोगों को कहा जाए तो 4 चैप्टर है। बेसिक कंसेप्ट है, मोल कंसेप्ट है, एस्टोमेट्री है, इक्विवेलेंट वेट है। अगर रेफरेंस बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको 4 चैप्टर दिखेगा, लेकिन एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर में चारों पॉइंट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट, एस्टोमेट्री एंड इक्विवेलेंट वेट। लेकिन हम लोग इसको चारों को बहुत डिटेल से पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया छोटू कि केमिस्ट्री में बच्चे ज्यादा रटना स्टार्ट कर देते हैं, कहते हैं कि सर ये तो रटने वाला है, इसको कभी भी पढ़ लेंगे, टेंशन नहीं। नहीं, ध्यान दीजिएगा, मेरे मुंह से कभी भी ये वर्ड नहीं निकलेगा कि आप इसे रट जाओ, बहुत कम, अगर कभी निकला भी तो बहुत कम। आपको ये ध्यान देना है छोटे कि केमिस्ट्री को रटना नहीं है, केमिस्ट्री को समझना है। रटना कब पड़ता है? जब समझ में नहीं आता है, और समझ में कब नहीं आता है? जब हमारा बेसिक कंसेप्ट गायब रहता है। इसलिए सारे चैप्टर को हम लोग बेसिक कंसेप्ट टू एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में बेसिक कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट, एस्टोमेट्रिक, इक्विवेलेंट वेट हम लोग पढ़ेंगे। तो आज छोटे हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर दैट? तो बाबू जैसा कि हम लोगों का 11th क्लास का जो रूटीन है वो रूटीन है MWFS 4 to 6, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, संडे। तो मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ये 3 दिन मोल कंसेप्ट का लेक्चर अपलोड होगा, और संडे को अभी हम बेसिक कंसेप्ट का लेक्चर अपलोड करेंगे, जिसमें कि पूरा बेसिक जितना भी केमिस्ट्री का बेसिक है, फिजिकल केमिस्ट्री का सारा बेसिक कंसेप्ट इसमें हम पढ़ा देंगे आपको। समझ गए छोटू? क्लियर है? इसमें कि मैटर्स होंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, एटम, मॉलिक्यूल, सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन सारा इसमें पढ़ाया जाएगा संडे के लेक्चर में। और MWF 3 दिन जो लेक्चर आपका जाएगा, इसमें आपका चैप्टर बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे मोल कंसेप्ट, जो कि बहुत स्मार्ट चैप्टर है। क्लियर है? तो आज हम लोग छोटू बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। समझ गए? तो आज हम लोग जो है सो क्या पढ़ेंगे? बेसिक कंसेप्ट। तो बेसिक कंसेप्ट में केमिस्ट्री मैंने समझाया आपको, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो अब हम लोग देखें कि सिलेबस की बात करें तो जब फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया था 11th के लिए, देखिएगा यूट्यूब पे होगा आपका, तो उसमें मैंने पूरा सिलेबस के बारे में आपको बताया था। और बुक की बात किया जाए तो मैंने बोला था आपसे कि एनसीईआरटी आपका बेस्ट बुक है। तो एनसीईआरटी 11th में 2 पार्ट होगा आपका, पार्ट 1 पार्ट 2। 12th में भी जाएंगे 2 पार्ट होगा, पार्ट 1 पार्ट 2, यानी कि 4 बुक 11 12 मिला के हम लोगों को पढ़ना है। तो फर्स्ट बुक जो होगा, फर्स्ट पार्ट, उसमें आपका मिलेगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। समझ गए छोटू? और सेकेंड पार्ट में आपका ऑर्गेनिक का टॉपिक होगा 11th का। क्लियर है? तो केमिस्ट्री एनसीईआरटी आपके लिए बेस्ट बुक है, आप उसको पढ़ें, फिर आगे हम आपको बताएंगे क्या करना है। अभी आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है 11th का
एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक फॉर 11th केमिस्ट्री। क्लियर है, समझ गए छोटू। अब देखिए, तो एनसीईआरटी का जो हम लोगों का सिलेबस है, उस सिलेबस को हम लोगों को फॉलो करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, आईटी मेंस के लिए, नीट के लिए। कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कि इक्विवेलेंट वेट हो गया, कुछ पॉइंट्स होंगे सारे चैप्टर में जो कि एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एनसीईआरटी को 100% कवर करेंगे। और एनसीईआरटी से हट करके भी कुछ पॉइंट से क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट और जेईई में पूछे जाते हैं, उस पॉइंट को भी हम लोग कवर करेंगे। एनसीईआरटी को लेकर के ही हम लोग को चलना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी हम लोगों का सबसे बेस्ट बुक है केमिस्ट्री के लिए। क्लियर है, समझ गए छोटू। और हम लोगों का सिलेबस जो होगा एनसीईआरटी होगा। तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की बात किया जाए, बेसिकली हम लोग 3 ब्रांच पढ़ते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसे तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री होता है, बायो केमिस्ट्री होता है, जनरल केमिस्ट्री होता है। तो बोले नहीं कि हम लोगों को एक सिलेबस के अनुसार देखना है, तो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है हम लोग का, उसमें 3 पोर्शन पे हम लोग बात करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 11 तक वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, आप उसको देखिए। इनऑर्गेनिक अभी स्टार्ट नहीं हुआ, आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किए हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग छोटू मैटर और एनर्जी के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आप जानते हैं, मैंने पढ़ाया था आपको, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव के बारे में पढ़ते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव को छोड़ करके जितने कंपाउंड्स होंगे सारे के बारे में पढ़ते हैं। समझ गए छोटू। तो आज हम लोगों का चैप्टर जो है बेसिकली पॉइंट कहा जाए तो बेसिक कंसेप्ट, जिसमें कि हम लोग ने ये देखा कि केमिस्ट्री क्या होता है और केमिस्ट्री के क्या ब्रांच हैं। तो आप इसको छोटू लिख लो, फिर हम लोग इस पे पढ़ेंगे। आज टॉपिक जो होगा हम लोगों का, टॉपिक होगा एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में एटम और एलिमेंट का नाम आता है, और जैसे एटम और एलिमेंट का नाम आता है उसके साथ आपका एक टॉपिक आ जाता है एटॉमिक नंबर। तो संडे को भी जो वीडियो लेक्चर अपलोड होगा उसमें भी हम बेसिक कंसेप्ट नहीं पढ़ाएंगे, तो बेसिक कंसेप्ट पूरा 100% पढ़ाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। और MWF मंडे वेडनेसडे फ्राइडे जो वीडियो जाएगा उसमें आपका मोल कंसेप्ट का वीडियो जाएगा। समझ गए छोटू। तो आज हम लोगों का फर्स्ट लेक्चर है फिजिकल केमिस्ट्री का, इसलिए आज हम लोग बेसिक कंसेप्ट ही पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे एटॉमिक नंबर, इसको आप लिख लो। तो छोटे बेसिक कंसेप्ट का सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर, क्योंकि जब भी हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो 2 वर्ड हमारे मुंह पे सबसे पहले आता है, एटम और एलिमेंट। तो एटम और एलिमेंट जब बात आता है तो एक वर्ड आ जाता है एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बेसिकली आपसे एक सिंपल भाषा में ये पूछा जाए कि केमिस्ट्री में बेसिकली क्या पढ़ा जाता है, तो आप ये भी बोल सकते हैं एटम और मॉलिक्यूल के बारे में केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं। क्लियर है। तो एटॉमिक नंबर जो वर्ड है उसको मोसले साहब ने दिया था। इट वाज गिवन बाय मोसले, एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा, जो कि हम आपको बहुत डिटेल से स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाएंगे। तो छोटे एटॉमिक नंबर किसको समझिए आप सिंपल, एटम का जो शेप होता है वह स्फेरिकल होता है। एटम का जो शेप होता है स्फेरिकल होता है। सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, एटम का शेप स्फेरिकल, सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के
चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट या सेल कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया था। तो क्या सीखा हम लोगों ने ये सीखा कि एटम का शेप स्फेरिकल, सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट या सेल कहते हैं। ये ऑर्बिट या सेल है। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका प्रोटॉन है और ये आपका न्यूट्रॉन। तो ध्यान देने वाली बात है, एटम का शेप स्फेरिकल, सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को हाउस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी कहा जाता है क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं। क्लियर है? इसलिए ये भी कहा जाता है छोटो कि न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियस में केवल चार्ज पार्टिकल्स जो है प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, इसलिए न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट या सेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इधर आओ, इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को पी से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल। एक बार और देख लो, एटम का शेप स्फेरिकल, सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज ए हाउस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इसलिए न्यूक्लियस को हाउस ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी कहा जाता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो आप कह सकते हो न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से डिनोट करते हैं। इस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट या सेल कहते हैं। प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से, प्रोटॉन को प्लस चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज। समझ गए छोटू? अब एटॉमिक नंबर है क्या? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा वह उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, नोटेड। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा वह उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाएगा। मेरे दोस्त, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। समझ गए? एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर, ना कि इलेक्ट्रॉन के बराबर। कोई भी पूछेगा आपसे कि एटॉमिक नंबर क्या है, तो बोलना एटॉमिक नंबर जो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। बस सिंपल बात। समझ गए छोटू? क्लियर है? एटॉमिक नंबर किसके बराबर? प्रोटॉन के, ना कि इलेक्ट्रॉन के। क्लियर है? समझ गए? आ जाओ। एटॉमिक नंबर को छोटे हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इट वाज गिवन बाय मोसले, इसको मोसले साहब दिए थे। द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा वह उस एटम का एटॉमिक नंबर कहलाएगा। इसका मतलब यह हुआ सर, दैट इज फॉर एन एटम। इसको पढ़ेंगे हम लोग छोटे, दैट इज का मीनिंग होता है, इसका मतलब यह हुआ सर कि फॉर एन एटम, एक एटम के लिए एटॉमिक नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। यस, तो एटॉमिक नंबर को हम लोग जेड से नोट करते हैं। जेड बराबर पी द प्रोटॉन, तो जेड इक्वल टू द पी। क्लियर है? एटम का एक प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है छोटू? एटम का एक प्रॉपर्टीज होता है,
अगर वो एटम न्यूट्रल है यानी कि उस एटम पे कोई चार्ज नहीं है तो जितना उसमें प्रोटॉन होगा उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा छोटे। तो फॉर ए न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं। जैसे कि यहां पे सोडियम की बात करें, अभी कोई चार्ज नहीं है, सोडियम न्यूट्रल है। Na+ यहां पे प्लस चार्ज है यानी केटायन कहलाएगा। ऑक्सीजन की बात करें, कोई चार्ज नहीं तो न्यूट्रल है, O2- एनायन कहलाएगा। समझ गए, न्यूट्रल का मतलब नो चार्ज। एटम का एक प्रॉपर्टीज होता है कि जब एटम न्यूट्रल हो यानी उस पर कोई चार्ज नहीं हो, फॉर ए न्यूट्रल एटम, जब उस पर कोई चार्ज नहीं हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो P बराबर E। अब बताओ Z बराबर क्या पढ़े हो, P। अब P बराबर E, तो फाइनल फार्मूला आ गया Z बराबर P, अब P बराबर E, तो फाइनल फार्मूला आ गया Z इक्वल टू द P इक्वल टू द E। Z इज द एटॉमिक नंबर, P इज द प्रोटॉन इज द इलेक्ट्रॉन। तो सर अभी आप कुछ सेकेंड पहले हमको बताए थे कि एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन के बराबर होता है ना कि इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो अभी तो यहां पर सर एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया। बाबू यह स्पेशल कंडीशन है, क्या, जब एटम न्यूट्रल होगा तभी ये बात होगी। सपोज कीजिए अभी तो लॉकडाउन है, ट्रेन नहीं चल रही है, कुछ कुछ ट्रेन चल रही है। आप मान लिया जाए कि हॉस्टल से निकले हैं घर गांव जाने के लिए, तो स्टेशन पहुंचे, तो अगर दी ट्रेन का टाइमिंग सपोज करो आपका ट्रेन का टाइमिंग है 9:30, 9:30 AM, और कोई वजह से आप लेट हो गए, आप पहुंचे 9:45 AM, ट्रेन लगी हुई थी। इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेन का टाइम 9:45 AM हो जाए, ट्रेन का टाइम 9:30 AM ही रहेगा, उस वजह से ट्रेन रुकी हुई थी। क्लियर है? तो कंसेप्ट यही होगा छोटे कि एटॉमिक नंबर जो है प्रोटॉन के बराबर होगा ना कि इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। इलेक्ट्रॉन के बराबर तभी होगा जब वह एटम न्यूट्रल होगा, लेकिन जैसे चार्ज आएगा, कैटायन और एनायन की बात होगी, आगे हम पढ़ाएंगे आपको, जैसे चार्ज आएगा कैटायन और एनायन की बात होगी तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा कि इलेक्ट्रॉन जब प्लस चार्ज आएगा तो घट जाएगा, माइनस चार्ज आएगा तो बढ़ जाएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर में कोई अंतर नहीं आएगा। तो हम कैसे कर दे एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। क्लियर है? इसलिए एटॉमिक नंबर किसके बराबर होगा, प्रोटॉन का, लेकिन जब एटम न्यूट्रल होगा तो Z बराबर P बराबर E हम कह सकते हैं। दैट इज द फाइनल फार्मूला फॉर न्यूट्रल एटम, स्पेशल कंडीशन। समझ गए छोटू? कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। फिर हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जब प्लस चार्ज कैसे आता है एटम पे, माइनस चार्ज कैसे आता है, कैटायन कैसे बनेगा, एनायन कैसे बनेगा, कैटायन का हम लोग एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैसे डिसाइड करेंगे, एनायन का कैसे डिसाइड करेंगे, सब हम बताएंगे आपको। एग्जाम्पल ले लिया जाए सोडियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, आप जानते हैं, इसे आज होमवर्क देंगे भी आपको हम। तो कोई चार्ज नहीं है मतलब न्यूट्रल है, तो प्रोटॉन में कितना होगा 11, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन में कितना होगा 11, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल है, Z और P बराबर ही। एक और एग्जांपल ले लिया जाए, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, तो प्रोटॉन भी 8, इलेक्ट्रॉन भी 8। जब हम लॉस और गेन की बात करेंगे तब हम और डिटेल में एग्जांपल लेके आपको बताएंगे। क्लियर है? इतना आप समझ गए, एटॉमिक नंबर बेसिकली किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। समझ गए छोटू? आप इसे लिख लो। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे छोटे, एटॉमिक मास नंबर। कुछ वर्ड को आप ध्यान दीजिएगा,
NO, नो मीन्स नहीं, और डॉट लगा देंगे छोटे तो नंबर हो जाएगा। क्लियर दैट पॉइंट नोटेड। NO, नो, नो मीन्स क्या हो गया नहीं, और डॉट लगाए क्या हो गया नंबर, इसलिए ध्यान दीजिएगा। NO डॉट का मतलब नंबर समझिएगा। 80 डॉट NO डॉट क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर शॉर्ट फॉर। 80 डॉट NO डॉट क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर शॉर्ट फॉर। समझ गए छोटू, ये एटॉमिक नंबर का शॉर्ट फॉर्म है। एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से हम लोग डिनोट करते हैं। क्लियर है, प्रोटॉन को P से, इलेक्ट्रॉन को E से। समझ गए छोटू, इसको ध्यान देना है आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक ही था एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर को हम लोग कैपिटल A से डिनोट करते हैं। एटॉमिक मास नंबर को रदरफोर्ड साहब दिए थे, जो कि हम डिटेल से आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ाएंगे। इट वाज गिवन बाय रदरफोर्ड। एक दिन हम गांव गए, एक मजदूर एक लकड़ी का टुकड़ा था, उसको कारपेंटर के पास बेचने गया। तराजू था, ये लकड़ी का टुकड़ा है, तराजू था, तो सीधे ऐसे लकड़ी का टुकड़ा रखा, तो लकड़ी का टुकड़ा का वजन हुआ 5 kg। उसके बाद एक दूसरा मजदूर आया, वो भी एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर के आया, उसको कारपेंटर ऐसे रखा, ऐसे तराजू पे ऐसे रखा इस तरह से, तो कुछ लकड़ी का टुकड़ा इधर और कुछ लकड़ी का टुकड़ा इधर बाहर था, तराजू पे रखा, उसका वजन हुआ 10 kg। फिर वो दूसरा मजदूर ने कहा कि पहला का आप तो सीधे सीधे वजन किए हैं, हमको ऐसे कि हमारा वाला कुछ पार्ट इधर बाहर निकला है, कुछ पार्ट इधर बाहर निकला है, ऐसा ऐसे कीजिए, सीधे पूरा रख के तो पूरा तराजू पे रखिए कितना वजन आता है, ऐसे भी किया तो हुआ 10 kg। तो दूसरा मजदूर ने कहा कि लगता है तुम्हारा तराजू खराब है, क्योंकि हम जब ऐसे वजन कर रहे थे, कुछ पार्ट इधर निकला कुछ पार्ट इधर निकला था, तो 10 kg था, ऐसे सीधे वजन के पूरा तराजू में दपर भी 10 kg है। हमसे बोला इंजीनियर साहब बताइए कि ये तराजू इसका खराब है कि नहीं? नहीं सही है। कैसे? क्योंकि बाबू किसी भी पार्टिकल्स का जो मास होता है वो सेंटर में होता है, और सेंटर तो तराजू पे था ही, तो ऐसे रखो, खड़ा रखो या सुता के ऐसे रखो, वजन तो उतना ही होगा, वेट तो उतना ही होगा। कैसा बात करिए। हाँ, तो किसी भी पार्टिकल का मास कहां होता है? सेंटर में होता है। तो एटम का सेंटर कौन है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नंबर को यदि हम जोड़ देंगे छोटे, तो वो कहलाएगा एटॉमिक मास नंबर। यानी कि कहा जाए कि एटॉमिक मास नंबर क्या होगा कि जैसा कि सर बताए हैं कि किसी भी पार्टिकल्स का जो मास होता है वो सेंटर में होता है, और एटम का जो सेंटर है न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को जोड़ देंगे तो मास नंबर के बराबर हो जाएगा। क्लियर दैट? समझ गए छोटू? वो दिक्कत? तो आपसे पूछेगा कि एटॉमिक मास नंबर क्या है, तो बोलना द सम ऑफ, सम मींस जोड़, द सम ऑफ number of proton and number of neutron present in nucleus of an atom is called its atomic mass number। समझ गए छोटू? और इसको बारीकी से हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आपको डील करेंगे। हम लोग का बेसिक कंसेप्ट है, ताकि हम लोग चैप्टर को अच्छा तरीका से समझना स्टार्ट कर दें। मैंने लिखा छोटे, एटॉमिक मास नंबर को लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इट वाज गिवन बाय रदरफोर्ड। The sum of, sum means जोड़, addition, the sum of number of proton and number of neutron present in nucleus of an atom is called its atomic mass number। NO डॉट का मतलब नंबर समझना है आपको, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। समझ गए छोटू? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होगा, उससे दोनों को जोड़ देंगे तो मास नंबर के बराबर होगा। तो आपने कहा द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन
present in nucleus of an atom is called its atomic mass number। तो सर आप ये कहना चाहते हैं दैट इज, इसका मतलब यह हुआ फॉर एन एटम, एक एटम के लिए एटॉमिक मास नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यस, तो आप कह सकते हैं एटॉमिक मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए ध्यान दीजिएगा, बराबर प्रोटॉन को P प्लस न्यूट्रॉन को N, तो A बराबर P प्लस N, तो N बराबर क्या होगा A माइनस P। बताइए, A बराबर P प्लस N, तो N बराबर A माइनस P कर देंगे। छोटे मुझे ये बताओ, अगर दी एक एलिमेंट आपको दे दिया जाए, सपोज करो सोडियम दे दिया जाए, और सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर आपको पता हो तो आप उसका प्रोटॉन निकाल लेंगे, कितना उसमें प्रोटॉन है, कितना उसमें इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रॉन जब निकालना होगा तो आपको मास चाहिए, और मास जब निकालना होगा तो आपको न्यूट्रॉन चाहिए। जैसे कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, सोडियम न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है, उस कंडीशन में हम बात कर रहे हैं आपसे। एटॉमिक नंबर 11, प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, एटॉमिक नंबर पता, प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल केस में। लेकिन न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, मास। ध्यान दो, न्यूट्रॉन निकालने के लिए A माइनस P, तो प्रोटॉन तो आप एटॉमिक नंबर से प्राप्त कर लोगे, मुझे पता है। अगर एटम का एटॉमिक नंबर आपको हम बता दें, प्रोटॉन आप निकाल लोगे। लेकिन मास निकालने के लिए आपको चाहिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कहां से निकालोगे, न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको चाहिए A माइनस P, यानी कि मास चाहिए। तब विदाउट मास का न्यूट्रॉन नहीं निकलेगा, अब विदाउट न्यूट्रॉन का मास नहीं निकलेगा। इसलिए बाबू पहली बार मैं अभी कह रहा हूं कि मास को आपको याद रखना पड़ेगा और एटॉमिक नंबर को भी आपको याद रखना पड़ेगा। कितना तक, मिनिमम 1 to 30, 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर और मास नंबर को आप याद रखिए। उसके बाद जब आवश्यकता पड़ेगा तो जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे, चाहे आप 12th का एग्जाम भी देने जाओगे या 11th का एग्जाम दोगे, तो क्वेश्चन के बगल में लिख दिया जाएगा कि ये फलना एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर ये है और मास नंबर ये है। लेकिन 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर और मास नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि अगर मुझे एटॉमिक नंबर पता है और एटम न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो आराम से जो उसका प्रोटॉन होगा वही उसका एटॉमिक नंबर होगा और वही उसका इलेक्ट्रॉन भी होगा। जब चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगी, माइनस चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। एटॉमिक नंबर और प्रोटॉन में कोई अंतर नहीं होगा, जो कि अगला लेक्चर हम आपको बारीकी से समझाएंगे। कब प्लस चार्ज आएगा, कब माइनस चार्ज आएगा, कब इलेक्ट्रॉन घटेगा, कब बढ़ेगा, सारा हम डिस्कस करेंगे। बेसिक कंसेप्ट में आप टेंशन नहीं लीजिए। अभी हम लोग केवल न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। अगले क्लास हम प्लस चार्ज माइनस चार्ज की भी बात करेंगे, किस प्रकार से आएगा। तो छोटे, जहां तक आपने देखा कि अगर एटॉमिक नंबर मुझे पता है, अगर मुझे याद है एटॉमिक नंबर, तो आराम से हम प्रोटॉन बता देते हैं, और एटम न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन बता देते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन बताने के लिए मुझे मास चाहिए और मास बताने के लिए मुझे न्यूट्रॉन चाहिए। प्रोटॉन तो ऑलरेडी हमको पता है एटॉमिक नंबर की मदद से। तो विदाउट न्यूट्रॉन, बिना न्यूट्रॉन का मास नहीं निकलेगा और बिना मास का न्यूट्रॉन नहीं निकलेगा। इसलिए छोटे, आपको एटॉमिक नंबर के साथ साथ एटॉमिक मास नंबर भी याद रखना पड़ेगा। समझ गए बाबू? क्लियर है? कोई दिक्कत? समझ गए? तो आइए एग्जांपल ले ले छोटे। सोडियम की बात करें, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो प्रोटॉन भी 11, इलेक्ट्रॉन भी 11, इसका मास होता है छोटे 23। एक ट्रिक है, मास नंबर तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर दी याद नहीं, आप भूल गए, कोई उपाय नहीं, आप एग्जाम में हैं, आपको याद ही नहीं है, तो एक सिंपल ट्रिक, इसको कंसेप्ट आप नहीं समझिएगा क्योंकि ट्रिक हर जगह सही नहीं होता है। जब किसी भी एलिमेंट का
एटॉमिक नंबर ऑड में होगा, ऑड नंबर में होगा, जैसे कि सोडियम का 11 ऑड है, तो उसका मास जस्ट डबल करके एक बढ़ा देना। 11 इंटू डबल करो, 11 इंटू 2 22 और एक बढ़ा दो 23। और अगर दी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन में है तो उसका मास जस्ट डबल कर दो। ऑक्सीजन का 8 दूना 16 16। लेकिन ये ट्रिक है, ये हर जगह वैलिड नहीं होता है, मजबूरी में ही है, आपको मास नंबर याद रखना ही पड़ेगा। समझ गए छोटो? तो इसका न्यूट्रॉन निकाल लिया जाए तो n बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस पी। अभी जैसा आपने पढ़ा तो 23 माइनस 11 बराबर 12। समझ गए छोटो? एक और एग्जांपल यदि हम ले लें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है आपका 8, प्रोटॉन भी 8, इलेक्ट्रॉन भी 8, इसका मास होता है 16, इसलिए न्यूट्रॉन बराबर हो जाएगा a माइनस पी, 16 माइनस 8 बराबर 8। समझ गए छोटो? तो ट्रिक तो आप समझ गए, लेकिन ट्रिक को कंसेप्ट नहीं समझना है, आपको याद रखना पड़ेगा क्या क्या, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो इसको आप लिखिए, एक चार्ट हम बनाएंगे एटॉमिक नंबर मास नंबर का। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे जब इलेक्ट्रॉन का लॉस कब होगा, गेन कब होगा, लॉस गेन करने से कौन सा चार्ज आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्या परिवर्तन देखा जाएगा, सारा हम डिस्कस करेंगे। इसको लिख लीजिए छोटो। छोटे चार्ट बनाया आपके लिए, सिंबल ऑफ एलिमेंट, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने एटॉमिक मास नहीं एटॉमिक वेट लिखा, क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है ऑलवेज होल नंबर होता है, और एटॉमिक वेट जो है फ्रैक्शन में भी हो सकता है। समझ गए छोटे? क्लियर है? लेकिन एटॉमिक मास नंबर ऑलवेज क्या होगा, होल नंबर होगा। और एटॉमिक मास अगर होल नंबर है तो वेट फ्रैक्शन में किस वजह से आता है, सब हम आपको पढ़ाएंगे जब आइसोटॉप आइसोबार डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो एलिमेंट का सिंबल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, अस्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, Mn, Fe, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। एटॉमिक नंबर 1 to 30। मास मैंने ट्रिक बताया था, लेकिन ट्रिक को कंसेप्ट कभी नहीं समझना है, मास आपको याद रखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा 1 to 30 तक, तब आप आराम से केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर मास नंबर की हर जगह आवश्यकता आपको पड़ेगी, खास करके फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। बच्चे ध्यान दीजिएगा, जब आपको मास नहीं याद है, कोई उपाय नहीं चल रहा है, तो ट्रिक क्या था कि जब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ऑड में होगा, यानी ऑड नंबर में एटॉमिक नंबर आएगा, तब हम लोग मास को क्या कैसे प्राप्त करेंगे, एटॉमिक नंबर को डबल करके एक बढ़ा देंगे। क्लियर है? जब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन नंबर में होगा, यानी एटॉमिक नंबर इवन नंबर में आएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, उसके मास के लिए एटॉमिक नंबर को जस्ट डबल कर देंगे। हाइड्रोजन का मास 1, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, सिलिकॉन 28। यहाँ देखिएगा, यहाँ जगह नहीं था, इधर लिखे हैं, इसको आप एलिमेंट में लिखिएगा, सिंबल ऑफ एलिमेंट में। इस लाइन को आप लिखिएगा एटॉमिक नंबर में अपना कॉपी में, इस लाइन को आप लिखिएगा एटॉमिक वेट में। समझ गए? फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5। देखिए फ्रैक्शन में आया। क्लोरीन का 2 आइसोटॉप होता है, एक में मास होता है 35, एक में मास होता है 37, एटॉमिक नंबर 17 17। आइसोटॉप कहते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। यहाँ पे मास नंबर जो है होल नंबर है 35 37, फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये यहाँ मास नंबर की तरह हम ट्रीट करेंगे इसको, क्योंकि होल नंबर है। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन आ गया एटॉमिक वेट, जो कि एवरेज वैल्यू होता है, आगे पढ़ाएंगे आपको, तो एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में हो सकता है। समझ गए छोटू? आर्गन का 40, पोटासियम 39, कैल्शियम 40, अस्केडियम 45,
टाइटेनियम 48, वैनेडियम 51, क्रोमियम 52, Mn 55, Fe 56, कोबाल्ट 59। सी और बराबर में बढ़ता हुआ रहेगा, सी के बराबर हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सी और छोटा हो रहेगा कोबाल्ट। निकेल का 59, कॉपर 63.5, जिंक 65। तो आपका होमवर्क आज का यह है कि आप 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर, मास नंबर को याद रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर छोटे में आपको पढ़ाएंगे कि कोई भी एलिमेंट स्टेबल होने के लिए कब इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, कब गेन करेगा, कब लॉस और गेन दोनों कर सकता है, कब शेयरिंग करेगा और किस वजह से प्लस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, केटायन एनायन का फॉर्मेशन। उस कंडीशन में हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मास किस प्रकार से निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोग मन लगा के पढ़ें। आपको जो भी दिक्कत है व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करें, ऐप को डाउनलोड कर लें और ऐप पे भी आप मेरे साथ अपने प्रॉब्लम को शेयर करें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, थैंक यू।